पठार क्षेत्र अधिकतम संकेतन कौन सी वाली इंडस्ट्री मिलेंगी? छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर में ये भारत है हमारा, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाके में फैला हुआ है। यहाँ पर में एक पठार, पठार का मतलब क्या होता है? पठार का मतलब होता है ऐसी ऊंची उठी हुई भूमि, ठीक है। तो पठार जो है उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो छोटा नागपुर में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो वहां स्टील बनाने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है छोटा नागपुर का पठार। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, भारत का भी लक्ष्य है, इंडिया का भी सेम लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रल बनने का। तो भारत का कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य, ठीक है, और बिहार सरकार का राज्यों को कार्बन न्यूट्रल बनाने का, कि जितना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन सोख भी लेंगे, ठीक है। वो तभी संभव हो पाएगा जब कम से कम कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा। तो 2070 तक का टारगेट है। भारत ने भी 2070 का टारगेट रखा है। भारत ने 50% हम कार्बन का उत्सर्जन कम कर देंगे, ये टारगेट रखा है 2030 तक। क्या आपको लगता है कि भारत अपने कार्बन उत्सर्जन का 50% कट कर लेगा 2030 तक? मुश्किल है, नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिस हिसाब से चल रही है चीजें, ठीक है, वो भारत नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, वो है कि ये कोशिश हम ये कर सकते हैं कि 2070 तक एटलीस्ट पूरा का पूरा कर ले, कवर अप कर ले, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड आगे में जाकर जब टेक्नोलॉजी का और विकास हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, कि टेक्नोलॉजी अगर विकास हो जाता है तो टेक्नोलॉजी के रूप में कर लेंगे। बट भारत का लक्ष्य अभी भी यही है कि 2030 तक 50% कार्बन का रिडक्शन करना है और 2070 तक 100% कार्बन का रिडक्शन करना है, मतलब नेट जीरो हो जाना चाहिए। जितना कार्बन निकालेंगे उतना कार्बन पेड़ पौधों की मदद से सोख भी लेंगे, ठीक है। ये होता है जीरो, नेट जीरो। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर में बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसकी लेंथ भी आप लोग मुझे बताओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में कौन सा जिला है जहां पर में पटना जो है, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय कहां पर में है? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो गंगा नदी का सबसे लंबा जो है आपको जो मिलेगा लेंथ, वो पटना जिले के अंदर में मिलेगा। बिहार में नमक सत्याग्रह संभव नहीं था, तो बिहार के लोगों ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में नमक सत्याग्रह आयोजित किया गया था? देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह इसलिए संभव नहीं था, कारण ये था कि बिहार जो है ना, वो मेन लैंड जो बिहार है, पटना और उसके आसपास वाला, वहां पर में समुद्र नहीं है। तो जो आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल टैंक जो थे, वहां पर में नमक बना रहे थे हम लोग, ठीक है। खारे पानी उसी में नमक डाल रहे थे और नमक बना ले रहे थे उसी में, ठीक है। तो इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि समुद्री सीमा नहीं है, समुद्री सीमा। ओके, तो इसमें एंटी चौकीदारी टैक्स मूवमेंट, चौकीदारी टैक्स विरोधी कानून आंदोलन शुरू हुआ। एक्चुअली अंग्रेजों को चौकीदारी टैक्स दिया जाता था, ठीक है। तो किसानों ने चौकीदारी टैक्स देना से मना कर दिया। ये चौकीदारी टैक्स क्या है? चौकीदारों को देते थे क्या, ओ साहब जी नेपाल से आए, हम चौकीदारी टैक्स लेंगे आपसे, वो वाला चौकीदारी टैक्स नहीं था ये। चौकीदारी टैक्स बेसिकली क्या है ना, कि जो खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व थे, उनसे बचाने के लिए अंग्रेज सरकार, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी टैक्स लिया करते थे, इसको चौकीदारी टैक्स बोलते थे। खेतों की रक्षा कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से। तो भारत के जो किसान थे, बिहार के किसान, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम नहीं देंगे तुमको टैक्स, ठीक है। बीएसएससी के लिए भी बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1954 में कोसी सिंचाई जल विद्युत योजना कौन से दो देशों के बीच में हुई थी? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। कौन से साल में हुई थी? अब एआई प्लीज, इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है एआई के द्वारा कि कब हुई थी? 1954 के अंदर में हुई थी, ठीक है। तो ये ईयर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कोसी, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए जल्दी से। और कौन से नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे के ऊपर में ये लोकेटेड है? डालमिया नगर, रिवर का नाम बताइए, कौन से नदी के किनारे पर है डालमिया नगर? कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये भी मुझे बता देंगे आप सभी लोग, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जल्दी जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए यहाँ पर में। तो सीमेंट के लिए फेमस है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये कौन से जिले के अंदर में है? अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये रोहतास के अंदर में है, ठीक है, रोहतास के अंदर में, ठीक है, या फिर कैमूर के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों का बनता है, क्योंकि ये पहले रोहतास का हिस्सा हुआ करता था, ये स्टार्टिंग के अंदर में। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है, पहले रोहतास का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, पूरा का पूरा कैमूर और ये सारी की सारी चीजें। तो ये कौन से जिले के अंदर में लोकेटेड है आप लोगों का? अभी भी रोहतास के अंदर में, रोहतास और कैमूर के अंदर में जब बंटवारा हुआ है, अभी भी बच्चे कई सारे कंफ्यूज रहते हैं पुरानी चीज को लेकर, ठीक है। रोहतास के अंदर में है, और कौन से नदी के ऊपर में है? सोन नदी के ऊपर में, ओके, सोन में। ओके, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सभी लोग याद रखिएगा,
सोन नदी जो है उसके किनारे के ऊपर में, उसके पास में लोकेटेड है ये। तो डालमी नगर कौन से नदी के पास में, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। ओके, मार्च में गांधी जी के साथ बिहार का कौन सा नेता था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन बच्चों ने भी टीआरई 4 की पूरी क्लासेस करी है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, वो इसका आंसर कर पाएंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो गांधी जी के साथ में जो है फ्रेंड्स गिरिवरधारी चौधरी, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। ये गांधी जी के साथ में जो 78 लोग गए थे, गांधी जी प्लस 78, ठीक है। अगर गांधी जी, आज आप लोगों को पता है ना, आज के समय में लोग वो ऐसे फोटो लेते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, ठीक है, इंजॉइंग पार्टी, ठीक है, विथ 3 अदर्स। तो गांधी जी भी बोले होते गोइंग टू दांडी मार्च, ठीक है, विथ 78 अदर्स। तो महात्मा गांधी प्लस 78, इन 78 में से एक थे हमारे गिरिविधर, ठीक है, चौधरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप सभी के सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है, कभी भी एग्जाम के अंदर में आ सकता है ये। ओके, अच्छा, इनको किस नाम से जाना जाता था? एक और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप लोगों की इच्छा है तो। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसे मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। गिरिवरधारी चौधरी जो थे, इनको कारो बाबू के नाम से भी जानते थे, कारो बाबू, कारो, ठीक है, बाबू के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। तो गिरिवरधारी चौधरी जो गांधी जी के साथ में दांडी यात्रा में चले थे, बिहार के नेता थे, ठीक है, इनको कारो बाबू के नाम से भी जाना जाता था। गांधी जी के साथ में चलने वाले गांधीवादी नेता। ये दांडी यात्रा चली थी आप लोगों की बेसिकली करीब 24 दिन तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। किस वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किया जाना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बताइए जल्दी से। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा लक्ष्य है? वो करवाया जा चुका है, सस्टेनेबल गोल्स एंड टारगेट्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, कितने गोल्स है और कितने टारगेट्स है? क्या 17 है, 17 गोल्स है टोटल, ठीक है। और टारगेट्स कितने ये भी बताना है आप लोगों ने, और कब तक अचीव किया जाना है इन टारगेट्स को? 2020 वालों, तुमको जनता कभी माफ नहीं करेगी, 2020 तो चला भी गया, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि 17 गोल्स है और 169 टारगेट्स है, ठीक है। तो टारगेट्स और गोल्स दोनों याद रखिए आप लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी, ठीक है, इसको अचीव करना है। इसका मकसद ये है कि हमारे दुनिया के अंदर में हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उनके जो रिसोर्सेस है उनका दोहन ना कर ले, उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़े। और उसमें केवल रिसोर्सेस, इस तरीके के रिसोर्सेस नहीं आते कि आप पेट्रोल और बाकी सारी चीजें, वातावरण और ग्रह भी उसके अंदर में आता है। आप हमारी पृथ्वी को इस तरीके से बिगाड़ नहीं सकते कि आने वाली जनरेशन के लिए पृथ्वी अच्छे रहने लायक बचे ही ना, उसका भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। इसी वजह से ये गोल्स है, 17 गोल्स और टारगेट है 169। ओके, तो 17 गोल्स है, 169 टारगेट है। प्लीज लिखिए, अभी के अभी हर एक बच्चा लिखेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को जल्दी से, ठीक है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ठीक है, सुजनी, सुजनी क्या है? मतलब ये सुजनी या सूझ गया है, वो वाला सुजनी या सूजना नहीं है वो, ठीक है, जो एक प्यार में घिरा हुआ आशिक, ठीक है, अगर अमीर बाप की बेटी से प्यार कर ले तो जो फिर वो बेचारा खड़ा नहीं रह पाता और बैठना चाहे तो बैठ भी नहीं पाता, ठीक है। तो वो वाला सूझना नहीं या सुजनी नहीं है ये एक कला है, ठीक है, ये एक अलग प्रकार की सुजनी है। नहीं तो आप लोगों को लगेगा सूझा हुआ है, सूझ गया है, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का बेसिकली? तो ये एक प्रकार का एम्ब्रॉयडरी है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी का प्रकार है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। और ये 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया भी था, 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया था ये, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का। तो सुजनी जो है कढ़ाई शिल्प कला है, एक एम्ब्रॉयडरी है आप लोगों की, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से इलाके के अंदर में बेसिकली होती है ये, ठीक है, सुजनी। तो ये भी आप लोग मुझे बता सकते हो। ओके, तो कोशिश करिए आप लोग। और सुजनी के अंदर में आप लोग देखिए, यहाँ पर सुजनी शब्द जो है, सु का मतलब सुविधा प्रदान करना, जनी मतलब जन, तो सुविधा के साथ में जन्म देना। ये इस तरीके से आप जो है ना बहुत प्यारे प्यारे से एम्ब्रॉयडरीज बनाते हो सुजनी कला के अंतर्गत।
बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो अभी आपको बताया कि जेबी राजकुमार शुक्ला जो है वो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाकर यही लेकर आए थे, ठीक है। जेबी कृपलानी जो है गांधी जी से यहीं पे मुलाकात हुई थी, राजेंद्र प्रसाद जी की भी मुलाकात यहीं पे हुई थी, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो सकता है। 67वीं बीपीएससी जो निरस्त हुई थी 8/5/2022 को, उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका। ओके, चलिए, तो ये मैंने इसीलिए बोला आप लोगों को, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, एन पारेख, नरहरि पारेख जो है, ठीक है, महादेव देसाई, बृषकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, ये सब गांधी जी के साथ में थे, ठीक है। एक बार मेरे साथ साथ में मन में रिवाइज कर सकते हो या फिर लिख के रिवाइज कर सकते हो कि आप लोग एटलीस्ट 3 नाम आप लोग लिखिए, अपने पसंद के कोई भी 3 नाम लिखिए, ताकि आप लोगों को कुछ तो याद हो कम से कम। जेबी कृपलानी, ठीक है, राजकुमार शुक्ला तो बुला के लेकर आए थे, मौलाना मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई जो उनके पर्सनल असिस्टेंट बन गए थे, आखिरी उनके अंतिम दिनों में उनके पर्सनल असिस्टेंट बन गए थे ये, ठीक है, नरहरि पारेख, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति बने बाद में जाकर। तो ये सारे लोग के अंदर में जो है फ्रेंड्स 1916 के अंदर में दिसंबर के महीने में, ठीक है, पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो ये लीजिए, हमारी टीम के लिए भी एक थम्स अप तो बनता है, टीचिंग परीक्षा की कंटेंट टीम के लिए। मैंने तो आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया था, उन्होंने पीछे में क्वेश्चन भी लगा दिया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? टीआरई का क्वेश्चन। प्लीज टीम एक बार बता दीजिएगा कि कौन से टीआरई के अंदर में आया था ये, ठीक है। टीआरई का क्वेश्चन आप लोगों का, हु इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जल्दी से। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। इन्हीं को हम जो है फ्रेंड्स आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। हर देखो जैनिज्म में तीर्थंकर है, ये पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो एक मैं आपको बताता हूं, आपके सीधे पैर के अंगूठे के ऊपर में निशान बना हुआ होता है, हर तीर्थंकर के सीधे पैर के अंगूठे पे निशान बना हुआ होता है, ठीक है, राइट पैर के अंगूठे पे। तो आदिनाथ जो थे उनके सीधे पैर के अंगूठे के ऊपर में वृषभ, ठीक है, जिसको आप लोग बैल भी बोलते हो, उसका निशान बना हुआ था, ठीक है। वैसे ही पार्श्वनाथ जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, उनका था सरपंट या सांप, स्नेक, वो निशान बना हुआ था, ठीक है। अरिष्टनेमी 22वें नंबर के थे। ओके, तो इस तरीके से, और महावीर 24वें नंबर के, उनके पैर पे सिंह का निशान बना हुआ था। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना इसको, आज से कई 100 साल पहले, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अपना अंगूठा चेक किया था, मेरे अंगूठे के ऊपर में तो कोई निशान नहीं बना है, ठीक है, नहीं था। आप लोग भी अपना अपना अंगूठा चेक कर लो भाइयों बहनों, ठीक है, कोई है तो नहीं आप लोगों का पैर के ऊपर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था? अच्छा, चलो, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया गया, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भाइयों? 20, ठीक है, 4th ऑफ अप्रैल, ओके, को मनाया जाता है आप लोगों का, 24 अप्रैल को। तो आप लोगों को बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया था। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, उन्होंने किया था। अच्छा, ये 24 अप्रैल को क्या हुआ था? 24 अप्रैल को 1993 में एक्चुअली जो है पंचायती राज का जो कानून है ना, 73rd नंबर का संविधान संशोधन, वो लागू हुआ था, ठीक है, लागू हुआ था। तो पंचायती राज का कानून जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए, लेकिन लागू किया गया था इसको 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को। तो वो 24 अप्रैल जिस दिन लागू किया गया ना, उस दिन की याद के अंदर में जो है 2010 से हमने मनाना स्टार्ट किया पंचायती राज दिवस। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि पंचायती राज दिवस जब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और 73वें संविधान संशोधन के जरिए इसको संविधान में ऐड किया गया था, इसका आंसर क्या होगा? पढ़िए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी आता है आप लोगों के एग्जाम के अंदर में। ओके, तो जल विद्युत ऊर्जा कुल उत्पादित बिजली का लगभग कितना है? ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये 63वीं बीपीएससी के अंदर में, एस्टेट टीजीटी के अंदर में भी आया हुआ आप लोगों का। इसको याद रखना आप लोगों ने, 22% है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, प्लीज याद रखिए आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ओके, 22%, ओके, ये याद रखेंगे आप सभी, एग्जाम के अंदर में इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो प्लीज एक बार जल्दी जल्दी से लिखिए आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए जल्दी से। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि आपसे बोला गया कि दुर्गावती जलप्रपात कहां पर में लोकेटेड है, ठीक है। इसका आंसर देखने से पहले मैं आप लोगों को ये एक इमेज दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ साथ में आप लोग रिवाइज करने के लिए तैयार हो क्या? अगर हाँ तो मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, फिर हम लोग इसकी जो है वो रिवीजन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से काकोलत जलप्रपात बोल दिया जाए, कहां पर में है काकोलत जलप्रपात? सभी लोग मेरे साथ साथ में रिवाइज करिए। काकोलत जलप्रपात नवादा के अंदर में है, ठीक है, नवादा काकोलत जलप्रपात, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात, जो कि रोहतास के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, दुर्गावती जलप्रपात। एक है कर्मनाशा जलप्रपात, कर्मनाशा नदी के ऊपर में बक्सर जिले के अंदर में लोकेटेड है कर्मनाशा, ठीक है। धुआं कुंड जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, ये आपको रोहतास में मिलेगा, रोहतास के सासाराम में, ठीक है। वही आपको मंझर कुंड जलप्रपात भी मिलेगा उससे थोड़ी दूर के ऊपर में, सासाराम के अंदर में ही। तुतला भवानी जलप्रपात भी सासाराम के अंदर में ही है। तो धुआं कुंड जलप्रपात, मंझर कुंड और तुतला भवानी, एक बार प्लीज ये तीनों के तीनों लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, कि सासाराम के अंदर में है, तीनों के तीनों रोहतास सासाराम के अंदर में। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ गए फ्रेंड्स। तो आंसर एक्चुअल में क्या होगा? दुर्गावती जलप्रपात जो है वो रोहतास के अंदर में है, ठीक है, और ऑप्शन में नहीं दिया, इसी वजह से नन ऑफ द अबव आप लोगों ने आंसर लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करना वही आपका सीक्रेट है एग्जाम क्लियर करने का। और टीचिंग परीक्षा इस चीज का पूरा ध्यान रखता है आप लोगों का कि इस तरह हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है आप लोगों को कहां पर में मिलता है? गोपालगंज के अंदर में। देखिए सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां मौजूद है, ठीक है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में। तो वैसे तो हमारे पूरे भारत के अंदर में ही सेक्स रेशियो जो है वो जनरली आप लोगों को कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है, लेकिन गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहां पर में हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 1021 लड़कियां हैं। अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर में 1000 के पार है। और सबसे कम वाला कौन सा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी इसको मैंने आप लोगों से पूछा कि सबसे कम कहां पर में है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर मान लीजिए कि एग्जाम के अंदर में आप लोगों से आ जाता है, तो दोनों के दोनों मुंगेर में सबसे कम और गोपालगंज के अंदर में सबसे ज्यादा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स एक बार लिख लीजिए कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से, दोनों के दोनों लिख दो आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर करोगे, ठीक है। बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? कहां पर में हुआ था सेशन, ठीक है, और कौन से महीने में हुआ था ये भी बता देंगे। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए एकदम स्पीड में आगे बढ़ेंगे। 1882 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अंदर में कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? कमेंट के अंदर में भी आंसर करते रहना है आप लोगों ने, ठीक है। केवल के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य पार्टिसिपेट किए थे? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था पहले सेशन के अंदर में, और ये ज्यादातर एजुकेटेड लोग थे, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों से, और जो इलिटरेट लोग थे उन लोगों का अभाव था, जो पढ़े लिखे नहीं थे उन लोगों का अभाव था पहले सेशन के अंदर में। मतलब एजुकेटेड लोग और शहरी इलाकों से ही ज्यादातर लोग यहाँ पर में मौजूद थे। लेकिन जब सेकंड सेशन की बात करेंगे हम लोग, दूसरा सेशन जो है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहां पर में हुआ था? मेरे बताने के पहले कितने लोग कमेंट के अंदर में टाइप कर सकते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वाला जो अधिवेशन है फ्रेंड्स वो हुआ था कलकत्ता के अंदर में, और उसमें 436 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले में 72 फिर 436 प्रतिनिधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, महात्मा गांधी ने कौन सा सेशन था महात्मा गांधी के द्वारा, जो पहला सेशन था जो महात्मा गांधी ने अटेंड किया था? कोई भी सेशन, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा अटेंड किया गया, कौन से साल में था, कहा हुआ था, कौन उसके अध्यक्ष थे? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आएगा, टीम इसको भी डाल दीजिएगा जल्दी से, ठीक है, और हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स ये सेकंड जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्या आप सभी के सभी ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लिख सकते हैं कमेंट में? ध्यान से देखिए आप लोग। आपसे पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने? कितने बार बने होंगे आप बताओ जल्दी से, यहाँ पर मैं देखकर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। मैं चाहूंगा टीम प्लीज इस पर भी क्वेश्चन एक बना दीजिए, रख दीजिए यहाँ पर मैं लास्ट में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष बने? दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड 3 बार अध्यक्ष बने। कब कब बने? 1886 के अंदर में जो सेकंड नंबर का सेशन था कलकत्ता में, दूसरे बार बने लाहौर में 90 नंबर का जो सेशन था 1893 के अंदर में, और तीसरे बार बने थे 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 22वें नंबर का सेशन था ये, ठीक है, 1906 के अंदर में। तो 86, 93, 1906 ये 3 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। चलिए ये बन सकता है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा आप लोग ना। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक का प्रस्ताव कहां रखा गया था, ठीक है, प्रस्ताव कहां पर में था? प्रपोज टू बी हेल्ड, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया था कि यहां पर में होगा, ठीक है, लेकिन वहां हुआ क्या ये नहीं, ठीक है। प्रस्तावित कहां पर में था? पहली बैठक कहां पर में प्रस्तावित थी? तो पूना के अंदर में प्रस्तावित थी फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं। प्रस्तावित जब बोला जाए, प्रपोज्ड,
ठीक है, प्रस्तावित कहां पर में थी, तो प्रस्तावित थी पुणे के अंदर में, लेकिन यहाँ पर में प्लेग फैला हुआ होने के कारण इसको बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा था। पुणे के अंदर में प्रस्तावित थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर भी कर रहे हैं मेरे बताने के पहले।